अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बड़े वफ़द के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं और कौमी यूथ बहुत तनकीद कर रही है, इस पर बात करेंगे। फिर आज तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज है और अब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में धरना देने का भी ऐलान कर दिया है, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हो गया है, वो पाकिस्तान अब कब आ रहे हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मौज़ूआत हैं और बहुत कम वीडियोस में हम कहते हैं कि आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बड़ी काम की चीज़ें बतानी हैं, डिस्कस करनी है और कुछ काम के क्लिप्स दिखाने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्लिप्स दिखा। तो आप जल्दी से, आप पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? उम्रे पर सऊदी अरब इतना बड़ा वफद जा रहा है और तहरीक इंसाफ तनकीद एतराज़ कर रहे हैं और माशिया पालशिया चैनल ने कहा है कि वजारत खारजा ने PIA से बोइंग तैयारा मांगा है जाने के लिए, इसमें कहाँ तक सदाकत है? अच्छा, जहाँ आप माशिया पालशिया चैनल कहा गया ना, टैक्स चोर चैनल भी है ना, वो उसमें अरबों हाँ ARY न्यूज़, ठीक है ना, टैक्स चोर, माशिया पालशिया टैक्स चोर चैनल, वो उनकी एक रीत बन चुकी है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आपने देखा कि लंदन की अदालतों में उन्हें कितनी दफ़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, को आधे दर्जन से ज़्यादा। जो चैनल ख़ुद अपनी स्क्रीन पर माफ़ी चलाए कि जी मैंने ये गंद किया था और उसको मैं माफ़ी मांगता हूँ, और हरजाना भी पे करे, उन्होंने जियो को भी हरजाना पे किया, उन्होंने इसहाक डार साहब से भी माफ़ी मांगी, नासिर भट्ट साहब से भी माफ़ी मांगी, पता नहीं कितनों से माफ़ी मांगी, उन्होंने गुल बुखारी साहबा से भी माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से, वो कहते हैं चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, ये तो चोरी से भी नहीं गए, ये तो टैक्स चोर अब तक ये इसी तरह का झूठ फैला। इन्होंने फेक न्यूज़ चलाई ये चार्टर्ड तैयारी की कि जी फॉरेन ऑफिस ने को PIA से, जी वो आप बिल्कुल PM's entourage for Umrah will travel on normal passenger flights of PIA. Media reports regarding chartered B777 asked by the Foreign Office to PIA are false and baseless. Tickets rates are as per the existing market rate quoted by PIA. Travelers will pay from their own pocket. अब इसके बाद कोई गुंजाइश रह गई किसी चीज़ की? अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो कह रहे हैं जी हर बंदा अपनी जेब से पे कर रहा है, हर बंदा, भले मैं कहता हूँ, ये कहते हैं जी 80 बंदे हैं या 87 हैं या जितने हैं, मौलाना फजलरमान साहब भी जा रहे हैं, अच्छा मरियम नवाज साहबा भी जा रही हैं, अगर उनको वो पासपोर्ट मिल गया लाहौर हाई कोर्ट से तो वो भी जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे हैं और मुख्तलिफ मोहसिन दावर साहब हो गए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं उम्रे पर, उनके अपने ख़ानदान के भी जा रहे हैं, हमजा शहबाज साहब भी जा रहे हैं, तो जाने देंगे, इसमें क्या है? अगर वो ख़ुद अपने ख़र्चे पे जा रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये अपने, असल में पता क्या है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये वो लोग कह रहे हैं कि जिनका अपना लीडर 1 अरब रुपया कौम का तबाह बर्बाद और सत्यानाश कर गया है, सिर्फ बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर से बनी गाला, 1 अरब रुपया यानी 98 करोड़ समथिंग था ना, ठीक है ना, उसका खर्चा 1 अरब रुपया कौम का चूना लगा गया है अपना लीडर, साढ़े तीन सालों में। अभी गए हैं वो कराची जलसे से खिताब करने के लिए, चार्टर्ड त्यारे पे गए हैं। वो चार्टर्ड त्यारा किसका था? वो एंग्रो का था। उस एंग्रो ने खुद वजाहत की कि जी त्यारा तो हमारा है लेकिन उसका किराया हमने नहीं दिया, ठीक, वो किराया किसने दिया? पता नहीं, कोई दुबई का, वो कह रहे हैं कि बिजनेसमैन था, वो पता नहीं वो बिजनेसमैन था या शायद दुबई में बैठी फरा गोगी ने दी है। ये उनके अपने हैं जो कहते थे जनाब हम तो साइकिल पर दफ्तर जाएंगे, उन्होंने हेलीकॉप्टर पे कौम का 1 अरब गर्क कर दिया, फिर भी जनाब एतराज़ इन पर है। अब एक थोड़ा सा रुकिएगा क्योंकि मुझे ना इनकी तबीयत साफ करना बड़ी आती है, यूथियों की। ये जो यूथी हैं ना, ये इस तरीके के, मैं इस कभी भी दलील के बगैर बात नहीं करता। अब हालत ये है, इनको ढोल पीटना नहीं आता। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर होते हुए अपना सारा अपोजिशन लीडर के उस घर का, सरकारी घर का खर्चा खुद किया।
उसकी रेनोवेशन तक भाई उसमें कोई और आके अब रहेगा ना, ठीक है, लेकिन उनको वो एंटाइटलमेंट थी, उनको सरकारी खर्चा मिलता था, ऐसा बात नहीं है, उसकी रीइंबर्समेंट करते, हज़ारों लाखों रुपए लगाए, उसको ठीक करवाया और जनाब अब CDA के कागजात गवाही दे रहे हैं। और ये तोशा खाने के तोहफे बेच गए और खा गए सारे, ठीक है ना। और अब भी ये कहते हैं कि जनाब ये उम्रे पे जा रहे हैं, भाई अपने टिकट से पे जा रहे हैं। खान साहब ने आते ही ये कहा था कि ज़रा नवाज शरीफ साहब के वो अखराजात और कितनी तनख्वाह लेते थे और क्या क्या खाते थे और क्या क्या कर, वो ज़रा ले आओ ना। वो पता चला कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था वो सारी की सारी तनख्वाह किडनी, वो सवात में किडनी का जो सेंटर है ना, किडनी का हॉस्पिटल, उसमें जमा करवाते थे। अब शहबाज शरीफ का पता चला है कि जब वो वज़ीर आला थे पंजाब के, वो 1 टका नहीं लेते थे, सारे का सारी तनख्वाह जो है ना, वो कभी उन्होंने तनख्वाह नहीं ली और अपने अखराजात सारे के सारे अपनी जेब से करते। अब असल में इनको ढोल नहीं पीटना आता। जो इतराज़ कर रहे हैं भाई, कौन इतराज़ कर रहा है? शहबाज गिल इतराज़ कर रहे हैं। जो शहबाज गाली है वो खुद अमेरिका की यूनिवर्सिटी से आज तक तनख्वाह ले रहा है और उसने यहाँ पे बताया ही नहीं है कि मैं आज तक तनख्वाह ले रहा हूँ। खान साहब सारे तोहफे बेच के खा गया है तोशा खाना के, और खान साहब ने बताया नहीं, उस टैक्स रिटर्न में शो ही नहीं किया कि मैं सारे तोहफे जो है ना तोशा खाना के बैतुल माल के खा गया हूँ, और रियासत मदीना के दावे कर रहे हैं। फवाद चौधरी एतराज़ कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब पे इल्ज़ाम है कि इनके जो चचा थे वो जज थे, चीफ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इन पे इल्ज़ाम है कि ये उनके नाम पर मुबैना तौर पर लोगों से लाखों करोड़ों खा जाते थे कि जी मैं आपके केस का फैसला आपके हक में कराऊंगा। कौन कौन किसको, आप जिसका नाम लेना यहां पर वही लाल है, वही लाल। अब हद है यार, मतलब आप किसी पर किस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं कहता हूं ये 87 है ना, ये 287 लोग जाएं, क्या एतराज़ है? वो जा रहे हैं पैसेंजर ट्रेन, अपना प्लेन पर, पैसेंजर पर, यानी कि आम सवारियों का होता है त्यारा, उसी पे जा रहे हैं। वो चार्टर्ड त्यारे पे नहीं जा रहे, और हर बंदा अपना टिकट खरीद रहा है, मार्केट रेट पे खरीद रहा है। उसमें क्या तकलीफ है आपको? अगर कौमी खजाने से कोई खरीदेगा तो वो ऐसे हवा में तो नहीं होगा। आपके सारे करतूत सामने नहीं आ रहे, काले करतूत। अच्छा, ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। अगर कोई जा रहा है तो जाने दें भाई, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन वो आपको पता है ना, वो टैक्स चोर चैनल, उनको पता चल गया अब हमारे टैक्स जो हम हड़प करके बैठे हैं हमसे वापस मांगेंगे। उन्होंने ये तमाशे बनाए हुए हैं, बस ये वाली सोच है। इस वक्त में ताहिर अशरफी साहब भी जा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि इनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि इनकी हर पार्टी के साथ इनकी बनती है। ये बनती है और ये फिट है। असल में पता क्या है, ताहिर अशरफी साहब मैं खैर मेरे तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। वो मेरे से भी बड़ा अच्छा उनका एक ताल्लुक है। और ताहिर अशरफी साहब की जहाँ तक बात है ना, ताहिर अशरफी साहब का वहाँ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो खादिम हरमैन शरीफैन के साथ और वहाँ पर शेखैन के साथ, मतलब वो अपना जो शेख हजरात हैं ना उनके साथ, और उनका ना मतलब वो बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। अच्छा, उसमें फिर ये है कि ये आम तौर पे कहा जाता है कि ये हुकूमतों की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़ाहिर ताल्लुक़ है ना, तो वो ताल्लुक़ को वो एक ब्रिज के तौर पे वो करते हैं ना, और उनका कहना है कि जनाब मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि ताहिर अशरफी साहब ने, हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने इस पूरे टेन्योर में जो जिस तरीके की शहबाज गाली ये गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करते रहे, या फवाद चौधरी इस्तेमाल करते रहे, या बाकी दूसरे, कभी हमने ये नहीं देखा कि ताहिर अशरफी साहब ने कोई इस तरह की गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की हो, कोई गाली दी हो, कोई कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू की हो, कोई नून लीग को हिट किया हो, कोई टारगेट किया हो पीपल्स पार्टी को, कोई मौलाना साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त बोले हों। ये इस तरीके से वो कभी जो उनका काम है ना उसी से उन्होंने काम से काम रखा। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का दौर हो या यहाँ हो, या उनको कंट्रोल टावर भी यही कहता रहता है कि जी आप ताल्लुकात जो है ना बेहतर करना। और मेरा ख्याल है कि ये रविश बड़ी अच्छी है कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज दे सकता है, तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये इमरान खान की हुकूमत के साथ था, इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी बड़ी भड़कें मारी, अब एंड पे वो पैर पकड़ने लग गए पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के, उनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो ताहिर अशरफी साहब बड़े बैलेंस्ड आदमी हैं और उनके वहाँ भी बड़ी अच्छी ताल्लुकात हैं। तो चलें, वो फिर जब
जब आएंगे तो इंशाल्लाह मैं भी उनके साथ कोई सिटिंग करूँगा, हमको खजूरें शजूरें को खाएंगे, कोई जो है ना वो आब ज़मज़म भी पिएंगे और उनसे मैं मुलाकात करूँगा फर्दर, तो फिर बताऊँगा कि जनाब आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है या आप क्यों गए थे, वो तो खैर उनसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह। स्पीकर असद कैसर साहब बहुत न्यूज़ में आजकल कि उन्होंने भर्तियां की। हाँ बिल्कुल। इससे पहले अयाज सादिक साहब स्पीकर जी बिल्कुल, उनके बारे में तो कभी ऐसी कोई खबर ऐसी है, ऐसी बात है। ये मैं वही बात कर रहा था ना कि जो 1 अरब रुपए गर्क कर गए सिर्फ हेलीकॉप्टर के आने जाने में इस पे, अब ये स्पीकर असद कैसर साहब ये कोई 200 भर्तियां कर गए हैं। वो कहते हैं कि जी अपने साले को भी लाखों पे लगाया और अपने भाई के साले को भी लाखों पे लगाया, माशाअल्लाह, कोई बंदा छोड़ा कोई नहीं है। ये आप बता रहे थे ना कि मेरे ख्याल उन्होंने मजदूर कोटे को भी फुल किया है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और अभी ये आज मैं सुन रहा था कि कोई 72 के 73 साल शख्स को उन्होंने 19 लाख पे लगाया हुआ था एक एडवाइजरी में, यानी कि एडवाइज़र के तौर पे। हालांकि असम्बली की ऑलरेडी पूरा लीगल सेक्शन है, पूरी एडवाइज़र हैं। अच्छा, ये उन्होंने अपने ही हलके से लगाए, सारे के सारे लोग तकरीबन अपने ही हलके से लगाए। और यही काम सेम यही काम चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली में किया। बिल्कुल। अगर इनको देखो तो ये ऐसे बनते हैं जैसे अभी ताज़ा हज करके आए हैं, मक्का से वापस आए हैं। बड़े साफ शफाफ हैं और बड़े हाजी नमाजी हैं और इनसे बड़ा को पारसा है कोई नहीं, ठीक है ना? बैतुल माल के तोहफे बेच के खाने हो कोई इनसे सीखे, सारे के सारे लोग अपने ही इलाके के भर्ती करने हो कोई इनसे सीखे, अपने साले को, भाई के साले को, पता नहीं और रिश्तेदार को कहाँ वो कोई इनसे सीखे। मतलब मैं कहता हूँ ना, जो लोग बोल रहे हैं उनका ज़रा बैकग्राउंड देखें। आप उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा कुरेदेंगे तो हर तरह से चोरी निकलेगी, डाका निकलेगा। और आप ये भड़के बड़ी बार के कौम यूथ को ये चूना लगा रहे हैं, हम बड़े हाजी आ गए हैं, हम बड़े पारसा आ गए हैं। तो भाई मेरे, अब बात ये है कि इससे पहले अयाज सादिक साहब रहे, अगर उन्होंने इस तरह की गैर कानूनी भर्तियाँ की होती, को अपने इलाके को, अपने हल्के वालों को भरा होता, ये ना निकालते उनका, ये ना निकालते। भाई बात यह है ना, एक करप्शन आप बड़ी कर रहे हैं ना। कोई तो आपने असम्बली में करप्शन अयाज सादिक की भी निकाली होती, कोई तो वहाँ आपने वो दूसरी भी वो इस तरीके की करप्शन निकाली होती कि जहाँ वो असम्बली में फलां थे। नवाज शरीफ साहब यहाँ थे, आपने उनका सारा कुछ आते ही मंगवाया, उससे कोई करप्शन निकाली होती। ये तो अब बात करते हैं जनाब फलां मकसूद चपरासी के अकाउंट में तो जो लहरा रहा था यूं कागज़, शहजाद अकबर वो झूठ बोल रहा था और वो बददियानती कर रहा था। 3.5 और पौने 4 साल तक वो जनाब लहराता रहा और फिर उसके बाद जनाब वो चला। अगर वो कोई पकड़ी होती उन्होंने करप्शन, जिसकी करप्शन पकड़ी गई मलिक रियाज की, उसके 38-39 अरब आपको बरतानिया ने दिए, आपने वो काम किया मलिक रियाज की जेब में डाल दिए। बजाय इसके कि उसको सज़ा मिलती, बजाय इसके कि वो पैसे आते और कौमी ख़जाने में जमा होते, वो कौमी ख़जाने में तो आए नहीं, आपने मलिक रियाज के ख़जाने में जमा करवा दिए। तो आप खुद करप्शन के बेताज बादशाह हैं और आप दूसरों पर बातें करते हैं, इस तरह की उंगलियाँ उठाते हैं। ये बड़ा एक सितम ज़रीफ़ी है। तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज किया। इससे पहले मैं आपको इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है वो सुना दूं। अच्छा। पुरअमन एहतजाज तमाम शहरियों का जमहूरी हक है जिसका इस्लामाबाद पुलिस एहतराम करती है। पुरअमन एहतजाज रेड जोन से बाहर नेशनल प्रेस क्लब या F9 पार्क में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। रेड जोन के अंदर किसी भी एहतजाजी मुजाहरे की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात वाज़ेह हैं। अमन व अमान में खलल डालने या कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन के अंदर और बाहर एंटी राइट फोर्स के खसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। हाँ, तो ये बिल्कुल बहुत वाज़ेह है। अच्छा, खान साहब ने तो फिर आज कहा कि मेरी कॉल का इंतज़ार करें। जी हाँ, जल्द ही इस्लामाबाद में धरने की कॉल करूंगा, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुन बल्कि तमाम पाकिस्तानी और आए और जहाँ पर वो धरना, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा आप मेरे साथ आके इस्लामाबाद में बैठे। अब आपको मैं बताऊं कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है। ये तो आपने इस्लामाबाद पुलिस की प्रेस रिलीज पढ़ के सुना दी ना। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि आप बेफिक्र रहें। वो कहीं खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र रहें, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इस्लामाबाद आने का कहा है ना, उसका इलाज मैं करूँगा।
इनको कहा है कि इस्लामाबाद जे आए, मैं इसका इलाज करूँगा। राना साहब कह रहे थे कि जब हमारा मार्च आने को था ना, तो ये शेख रशीद साहब कह रहे थे कि इन्होंने ना बड़ा पलंदा बनाया, बड़े पॉइंट्स बनाए, पता नहीं कितने कितने पॉइंट्स बनाए उससे निपटने के लिए। तो राना साहब ने कहा है, राना सनाउल्लाह, उनका एक बड़ा टिपिकल स्टाइल है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बेटा फिक्र नहीं कर, मैं उसी पलंदे पर अमल करूँगा, ठीक है ना। तो बात शेख रशीद को इसी तरह कोट अनकोट में कह रहा हूँ, कहता बेटा फिक्र नहीं कर, जो पॉइंट्स आपने बनाए थे ना, मैं उन्हीं पर अमल करूँगा, तो फिक्र। भाई बात यह है, वो वाली सहूलत अब मुयसर नहीं है कौम यूथ को। ये कौम यूथ को तो चूना लगाया जा सकता है, ये लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो हकीकत बताऊंगा, अब वो वाली सहूलत मुयसर नहीं है कि यहाँ पे जनरल पाशा भी साथ थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी साथ थे, बड़ी वो पुलिस को भी रोक रहे थे, इनके खाने भी आ रहे थे, इनके पेट्रोल भी आ रहे थे, वो जनाब। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा वो धरना, हम धरने पे अक्सर जाते थे, और वो फिर जो है ना कवरेज के लिए और वहाँ पर वो देखने के लिए, तो धरना, तो इनका तो धरना था भाई, यूथिया तो एक बर्गर है ना, ठीक है ना, यूथिया तो बर्गर टाइप फैमिली से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं, वो किधर ज़मीन पे सो सकते हैं। इनका तो पिछली दफ़ा भी जो धरना था वो ताहिरुल कादरी साहब ने दिया था, उसके कारकुन यहाँ पे को 15, 20, 25 हज़ार, पहले वो ज़्यादा थे, फिर बाद में को कम हो गए, तो वो बैठे रहे। अदरवाइज़ ये तो आते थे, ये शाम में को नाच गाना करके, गलाजत करके ये तो निकल जाते थे। तो इन्होंने इसी तरीके से, अब धरना भी दो, कोई मसला नहीं है, जलसा भी करो, कोई मसला नहीं, वो कहीं साइड पे कर लो, ठीक है ना। आपको ये नहीं होगा कि आप आज आके सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के पर जो है ना आप शलवारें सुखाएंगे अपनी, आप शराय दस्तूर पे बैठ के जजेस का रास्ता रोकेंगे, आप ये वाला भूल जाएं, ये भूल जाएं, आप ये भूल जाएं, ये वाली बात। एक बात, दूसरी बात मैं एक छोटी सी करूंगा। अभी आपने देखा जब 27 वो इन्होंने बुलाया था 27 मार्च को, बड़ा जलसा जनाब, 10 लाख लोग आएंगे, उसमें कितने लोग आए थे? 30,000, 40,000, इतने लोग आए थे ना, ठीक है ना। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 कर लें, चलो मैं एक एज दे देता हूँ, 10 लाख तो नहीं आए। जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी इस्तेमाल हुई, सारी ट्रांसपोर्ट, कश्मीर की भी सारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हुई, खैबर पख्तूनख्वा की भी हुकूमत, फेडरल हुकूमत भी। आज वो तो सूरत हाल नहीं है ना, आज तो फेडरल में इनकी कोई गवर्नमेंट नहीं है। आज तो वो सूरत हाल है कि अब वो आएंगे, देखेंगे किस तरीके से और कितने लोग। जब 2013-14 में ये कहते हैं हमारी मकबूलियत पीक पर थी, कितने लोग आए थे इनके साथ धरने देने के लिए, कितने लोग इधर बैठे होते थे। हम यकीन करें असर के वक्त जाते, इनके वो स्पीकर ठीक हो रहे होते थे और वो इक्विपमेंट और सारा कि जनाब शाम में अभी खान साहब ने आना है खिताब करने के लिए, तो खान साहब आते और फिर उसके बाद नाच गाना करा के चले जाते। उस वक्त मेरा ख्याल है टोटल कोई जो है ना दिन के वक्त तो 50 लोग भी इनके नहीं होते थे, ताहिरुल कादरी साहब वाले बैठे होते थे। तो भाई वो वाली सहूलत नहीं है, और ना ही अब की बार ताहिरुल कादरी साहब ने सुना है आना है, ना कोई उन्होंने आना है, और ना कोई कंट्रोल टावर साथ है, ना कुछ भी नहीं है। ये भड़कें और ये सारी चीज़ें ना, वो बड़ा अच्छा है, वो जो जैसे कहा है ना राना साहब ने, वो बड़ा अच्छा इलाज करेंगे। वो आप देख लेना कि वो आपका इलाज करते कैसे हैं। ये अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस 30 दिन में फैसला जो होना था वो मुअत्तल हो गया। हाँ जी। पीटीआई की क्या ये फतह है? क्योंकि शहबाज गिल साहब का मेरे पास एक ट्वीट है, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम पार्टियों की फंडिंग का फैसला एक साथ करने का हुक्म एक बेहतरीन फैसला है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा कौन कौन पार्टी फंडिंग के नाम पर भत्ते लेता रहा और पीपी पार्टी फंडिंग के नाम पर किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत का पैसा अपने अकाउंट में डालते रहे। अब आप अंदाज़ा करें, ये फेक न्यूज़ है इस्लामाबाद, और ये फेक न्यूज़ है, बाद में पता चला। और सारे सहाफ़ियों ने कहा है कि शहबाज गाली साहब, ये आपने किधर से सुन ली, ये तो चीफ साहब ने कहा ही नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और बाबर सत्तार साहब, ये 2 रुकनी बेंच था। असल में मैं आपको थोड़ा सा पहले वजाहत कर दूँ कि ये फ़ैसला आया क्या है। ये फ़ैसला आया कि जी पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये फ़ैसला दिया था कि 30 दिन के अंदर अंदर इनके फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला किया जाए। तो फिर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक वो ऑटोनोमस बॉडी है, एक ख़ुद मुख्तार इदारा है इलेक्शन कमीशन, हम उसे कैसे दे सकते हैं ये आर्डर कि आप 30 दिन के अंदर अंदर करें। तो 30 उनको अपना करने दें। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन में 27, 28, 29 को जा रही है, समात हो रही है, उनको कोई रोकने का नहीं कहा, वो समात होगी।
इनका वकील भी वो आर्गूमेंट पूरे करेगा वहाँ पर, ठीक है ना, वो सारा कुछ ही होगा। 30 दिन में नहीं होगा तो 40 दिन में हो जाएगा, 50 दिन में हो जाएगा। बचत कोई नहीं है मुझे लगता है, ठीक हो गया ना, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। अच्छा, इस फैसले की मैं फेवर दो बातें हैं। पहले तो ये है कि यूथ की माफ़ी मांग लो सारे अतर मिनल्ला साहब से कि जिनके खिलाफ आप पिछले दिनों में ट्रेंड चला रहे थे। इसका मतलब है कि अब आप फैसला आया जिसको आप कह रहे हो ये हमारी फेवर में आया है, तो कम से कम माफ़ी तो मांगो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से कि उन्होंने फैसला ठीक दिया। मैं भी कहता हूँ ठीक दिया है। एक फैसला हुआ था, आपको याद है, पैनामा का, कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का केस नीचे भेजा जाए और इतने दिनों में यानी 6 माह में या इतने में उन्होंने कहा था कि ये फैसला किया जाए, और साथ बिठा दिया था ऊपर एक जज को भी, गालिबन जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को, कि जी आप बैठें और आप ऊपर पहरा देंगे जी इस तरीके से। तो हम सब ने एतराज़ किया था कि एक बड़ी अदालत छोटी अदालत को ये कैसे हुक्म दे सकती है कि इतने दिनों में, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर तो वो उसके हाथ बांध जाएंगे ना, फिर तो उसकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाती है ना उस छोटी अदालत की। तो इसी तरीके से इन्होंने भी कहा है कि 30 दिनों का कहा है कि इसका हुक्म मुअत्तल है। बाकी शायद यूथी अगर ये समझ रहे हैं कि वो केस ही नहीं चलेगा, भाई वो केस वैसे ही चल रहा है, वो 27, 28, 29 को भी वही केस की समाअत है, उससे आगे भी वो समाअत होगी। एक बात, अब ये भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कर रहा है, तो ये भी कोई नहीं कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कि आप रोज़ाना की समाअत ना करें, ये भी कोई नहीं कहा। इन्होंने कहा था अकबर बाबर को इलेक्शन उस फैसले से अलग कर लें, उन्होंने वो भी अलग नहीं किया। तो ज़्यादा जंप मारने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। ये आप फॉरेन फंडिंग केस में बचत कोई नहीं है फॉरेन फंडिंग केस में। अच्छा, आज ARY या अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी PTI की फॉरेन फंडिंग केस में बहुत फेवर कर रहे हैं। जी हाँ, इनका एक क्लिप सुन लें कि जिसमें PTI, ये ज़रा 1 मिनट, ये ज़रा बहुत गौर से सुनना, ये अरशद शरीफ साहब ने क्या फरमाया था फॉरेन फंडिंग के बारे में, ये ज़रा सुनाए। मसला वहां पे आता है जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसके खिलाफ हमें कंपनीज इसमें नजर आती हैं, मसलन ये विलियम वाशिंगटन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और इस तरह की बेतहाशा कंपनी। आप नाम जो स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, बेरी सी स्नैप्स, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके, इनकी ज्यूइश डायरेक्टरी में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पे US नेशनल भी हैं। और इसके साथ साथ इसी के अगले सफे पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ, ये आप देख सकते हैं ज्यूइश रेफरल सर्विस, वहां पे ये वकालत भी करते हैं और इनका नाम बाकायदा तौर पे वहां पे लिस्टेड है। US सिटीजन भी हैं, लॉ ऑफिस भी चलाते हैं वहां पे। इसी तरह इंदर दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल हैं, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमेरिका गए बतौर मैकेनिक, उन्होंने वहां पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंदर दोसांझ साहब फंडिंग करते रहे। और जो PTI की फंडिंग लिस्ट है इसमें इनका भी नाम वहां पे आ रहा है। इसके साथ साथ जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम देखते हैं LLC के, उसमें हमें 3-4 ऐसे लोग नजर आते हैं जो बाकायदा तौर पे US नेशनल्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग की लिस्ट भी इसमें मौजूद है जो कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स भेजते हैं। अब US नेशनल्स हैं, इंडियन नेशनल्स भी हैं, इसराइली भी हैं। ये अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं, और मेरे मजलूम यूथियों आपने कान खोल के तो सुना है ना, ये अरशद शरीफ का क्लिप था। अब उसके बाद भी कोई गुंजाइश रह गई है। ये कहते हैं जनाब ममनुआ फंडिंग, ममनुआ नहीं है, ये फॉरेन फंडिंग भी है जिसमें US नेशनल और इंडियन नेशनल और इसराइल नेशनल आपको भेज रहे हैं, तो ये ममनुआ है या ये फॉरेन फंडिंग है? ये फॉरेन फंडिंग भी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। इसमें कोई, अगर ये ऐसा होता कि इनकी कोई बचत की गुंजाइश होती तो ये भागते ना, ये 1 दर्जन के करीब वकील ना तब्दील करते, 1 दर्जन के पता नहीं 1.5 दर्जन ने वकील तब्दील किए हैं। इन्होंने पता नहीं 20 दफ़ा इस केस से इल्तवा लिया है जनाब, इससे जान छुड़ाने के लिए। इन्होंने पता नहीं पैर पकड़ने की कोशिश की है कि इसको इन कैमरा रखें, आप ओपन करें नहीं क्योंकि हम बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। तो बात यह है कि अगर ऐसा होता कि ये बड़े पाक साफ शफाफ होते तो ये ऐसे काम न करते, ये कहते कि जनाब खुल के फिर तो आप वो करें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल ये इसमें अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हो गया। हाँ जी, तो अब आप बताएं कि वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं? हाँ, ये बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है बहुत, और अब सुना है कि जनाब वो कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं, हाँ अब तो वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है।
पासपोर्ट उनको जारी कर दिया गया है, मेरा ख्याल है वो आम ही पासपोर्ट, आम कैटेगरी का हुआ है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं हुआ। तो खैर वो आम कैटेगरी का भी पासपोर्ट होगा, लेकिन उसकी मियाद जो है ना 10 साल होती है। ये आम आजकल पासपोर्ट की मियाद वैसे ही 10 साल होती है, उसकी मियाद 10 साल होती है पासपोर्ट की। अच्छा, अब जो है ना उसमें ये सूरत हाल है कि मैंने डार साहब से भी पता किया कि जी सुनाएं आप कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आप इंशाल्लाह दुआ करें। तो इस तरीके से उनसे मेरी डिटेल में बात होनी है, वो आजकल बहुत बिजी हैं। तो दोबारा भी मेरी कल भी उनसे बात हुई थी डार साहब से, तो मैंने यही उनसे पूछा है, वो भी डार साहब भी आएंगे और मियाँ साहब भी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो हो सकता है वो भी उम्रे पे वहाँ पे आएँ, इसी वजह से मरीम नवाज़ साहबा भी जा रही हैं कि जनाब वहाँ पर उनकी मुलाकात भी होगी, उनके दूसरे भाई भी आएंगे, तो फैमिली के कुछ मेंबर्स वहाँ से आएंगे उम्रे के लिए, उम्रे की अदायगी के लिए। और फिर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईद के बाद, अब ये जो चीज़ है कुछ टेक्निकल बातें मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि जल्दी जल्दी अब उनके केसेस ज़ाहिर है, और जो उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया था उस तरीके से हो सकता है वो उनके केसेस जो है ना, ऑलरेडी एक केस में तो वो तो बिल्कुल ही कोई जान नहीं है, दूसरा जो केस है जो एक और है उसमें वो बरी हो चुके हैं, जो तीसरा केस है उसमें उनका जो है ना वो सज़ा हुई है, तो अभी तक वो कोई नहीं। ये पहले वाले में इस वजह से बेल उनकी कैंसिल हो गई थी क्योंकि वो बाहर थे। तो अब उसके बाद वो देखें कि अगर वो केसेस से पहले आ जाते हैं तो फिर उनको मेरी इतला के मुताबिक जाती उम्रा में वो उसको सब जेल करार दिया जाएगा। बाकी जैसे अब यहाँ तो होता रहा है ना, मुशर्रफ साहब के लिए नहीं सब जेल करार दे दिया गया था उनका ये फार्म हाउस, इसी तरीके से और तो और मुशर्रफ साहब को तो छोड़ दें, वो कौन थे वो SSP जो सिंध वराव अनवार, उनको भी जनाब सब जेल करार दे दिया गया था उनका घर। ये तो 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये सब जेल, और फिर वो फेस करेंगे, अदालत को भी फेस करेंगे और इस तरीके से। लेकिन मियाँ साहब भी कहते हैं कि जनाब ये जिस तरीके से मुझे इंतकाम का निशाना बनाया गया उसी तरीके से अदालतें इसको जो है ना रिवर्स करें चीज़ों को, और इस तरीके से क्योंकि मेरा जिस तरीके से मेरी पगड़ी उछाली गई और से, तो अब देखते हैं कि वो कब, उम्मीद तो है कि वो जल्द इंशाअल्लाह, और वो ईद के बाद ही जो है ना मियाँ साहब वो आएंगे। और अभी तक क्योंकि मैं इस बुनियाद पे भी कह रहा हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब से भी बात हुई थी, मैं उनका इंटरव्यू भी करके आया था, उसके बाद भी बात होती रही। अभी उनका एक रीसेंट बयान भी आया कि ईद के बाद मियाँ साहब इंशाअल्लाह आप यहाँ पे देखेंगे। तो बस ये सूरत हाल है, उसमें कुछ और भी हमारे पास खबरें हैं, लेकिन ये नेक्स्ट में बताएंगे। अब सारी चीज़ें जो है ना एक ही वीडियो में ना पूछ लिया करें। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।